आज हमारे पास जो स्रोत है वो पाकिस्तान की एक बहुत ही उलझी हुई तस्वीर पेश करते हैं। जी। एक तरफ अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी से तनाव है, दूसरी तरफ भारत से आर्थिक होड़ में वो मीलों पीछे रह गए हैं। हम्म। और इन सबसे बढ़कर देश के अंदर ही एक एक पहचान की लड़ाई चल रही है। बिल्कुल। तो आज की हमारी पड़ताल इसी बात पर होगी कि पाकिस्तान की विदेश नीति, उसकी आर्थिक बदहाली और ये जो अंदरूनी कट्टरपंथ है, इनके बीच क्या कोई गहरा रिश्ता है? बिल्कुल। इन दस्तावेजों को एक साथ पढ़ने पर ऐसा लगता है कि हम किसी एक देश की नहीं बल्कि बल्कि कई अलग-अलग पाकिस्तान की कहानियां पढ़ रहे हैं जो एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। कई अलग-अलग पाकिस्तान, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। हाँ, एक पाकिस्तान है जो अमेरिका से डॉलर चाहता है, दूसरा जो इस्लामिक दुनिया का नेता बनना चाहता है और एक तीसरा भी है जो अपनी जड़ों को ही नहीं समझ पा रहा है। ये पड़ताल वाकई दिलचस्प होने वाली है। तो चलिए पड़ोस से ही शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा विरोधाभास जो स्रोतों में बार-बार उभर कर आता है, वो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का रिश्ता। दोनों इस्लामिक भाईचारे की दुहाई देते हैं, लेकिन सीमा पर हालात मतलब जंग जैसे हैं। ये कैसा भाईचारा है? यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है। और स्रोतों के मुताबिक ये जो इस्लामिक भाईचारा है, ये एक दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा। एक स्रोत तो साफ साफ कहता है कि पाकिस्तान की विदेश नीति किसी की सगी नहीं है, वो सिर्फ मौका देखती है। मतलब अपॉर्चुनिस्टिक। बिल्कुल। जहां से डॉलर या रणनीतिक फायदा मिलता है, वो उस तरफ झुक जाती है। जब अमेरिका को अफगानिस्तान में जरूरत थी, तो पाकिस्तान उनका सबसे बड़ा सहयोगी था। अब जब तालिबान वहां सत्ता में है और पाकिस्तान की जरूरतें बदल गई हैं, तो वही तालिबान दुश्मन नजर आने लगा है। तो ये उसूलों पर नहीं बल्कि जरूरतों पर रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं। एग्जैक्टली। इस तरह का दोहरापन नहीं है। और बात सिर्फ विदेश नीति की नहीं है, पाकिस्तान की जो अंदरूनी हालत है, हाँ। वो भी इन रिश्तों को बिगाड़ रही है। कैसे? हमारे पास जो जानकारी है उसमें दो गुटों का नाम बार बार आता है, टीटीपी और टीएलपी। इन्हें समझना जरूरी है। हाँ, बताइए। टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये वो गुट है जो पाकिस्तानी सरकार के ही खिलाफ लड़ रहा है और वहां शरिया लागू करना चाहता है। और टीएलपी वो क्या है? टीएलपी यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, एक और कट्टरपंथी इस्लामी समूह है जो देश के अंदर ईश निंदा जैसे कानूनों को और सख्त बनाना चाहता है। अच्छा। और मजे की बात यह है कि एक स्रोत बताता है कि जब पाकिस्तानी सरकार टीएलपी पर कोई कार्रवाई करती भी है, तो इसलिए नहीं कि उन्हें अपने अल्पसंख्यकों की कोई चिंता है, तो फिर क्यों? बल्कि इसलिए कि अमेरिका या एफएटीएफ जैसी संस्थाओं को दिखाना होता है कि वो चरमपंथ के खिलाफ कुछ कर रहे हैं। ओहो, तो ये एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय दबाव का खेल है। बिल्कुल, बस एक दिखावा। अच्छा, तो ये तो एक बहुस्तरीय संघर्ष लग रहा है। एक तरफ वो टीटीपी से लड़ रहे हैं, जो उन्हीं की तरह के तालिबान का एक हिस्सा है। जी। दूसरी तरफ वो अफगानिस्तान से सीमा पर उलझे हुए हैं। एक स्रोत तो ये तक कहता है कि अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमाएं बंद करके पाकिस्तान अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब है कि पाकिस्तान खुद को रणनीतिक तौर पर अलग थलग कर रहा है। वो कैसे? देखिए, अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड देश है ना? जी। उसे व्यापार के लिए पाकिस्तान के बंदरगाहों की जरूरत है। सही बात है। लेकिन जब पाकिस्तान ये रास्ते बंद करता है तो वो अफगानिस्तान को दूसरे विकल्पों की तरफ धकेलता है। स्रोत बताते हैं कि इससे अफगानिस्तान ईरान और भारत के और करीब जा सकता है। अच्छा, खासकर ईरान के चाबहार बंदरगाह के जरिए। बिल्कुल, जिसे भारत ने विकसित किया है। तो वो सोच रहे हैं कि वो अफगानिस्तान पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन असल में वो अपने हाथ से एक बड़ा रणनीतिक पत्ता खो रहे हैं और अपने पड़ोसियों को एक दूसरे के करीब ला रहे हैं। जी, ये उनकी विदेश नीति की एक और बड़ी गलती को दिखाता है। पड़ोसियों के साथ ये जो उथल-पुथल चल रही है, इसका असर तो यकीनन उनकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता होगा। पड़ता नहीं, पड़ रहा है, बहुत बुरी तरह। और जब हम आर्थिक मोर्चे पर आते हैं, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो खाई है, वो तो जमीन आसमान जितनी बड़ी दिखती है। आंकड़े तो यही कहानी कहते हैं। एक तरफ एक स्रोत बताता है कि भारत की जीडीपी विकास दर 8.2% को छू रही है। 8.2%? जी, और देश के पास 862 टन सोने का भंडार है। इसके पीछे की वजह ही बताई गई है, एक मजबूत घरेलू बाजार, लोगों की बढ़ती खरीदने की ताकत और बड़े उद्योगों में 9.2% की शानदार वृद्धि। ये तो एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की तस्वीर है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ पाकिस्तान। यहाँ पर जो बातें स्रोतों में सामने आई हैं, वो हैरान करने वाली हैं। एक जगह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जिक्र है, जो किसी पश्चिमी देश में जाकर कह रहे हैं कि आप हमें कर्ज पर कर्ज दे रहे हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा वो। इससे अच्छा तो आप हमें पैसा देकर भूल जाओ। ये कोई देश का नेता कह रहा है। ये बयान उनकी आर्थिक बेबसी और मानसिकता दोनों को दिखाता है।
मतलब वो लोग पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुके हैं और अब बस मदद पर जीना चाहते हैं। जहां भारत अपनी ताकत अपने घरेलू बाजार में देख रहा है, वहीं पाकिस्तान IMF के दरवाजे पर अगले कर्ज के लिए खड़ा है। और इसका बोझ कौन उठा रहा है? आम पाकिस्तानी। कैसे? स्रोतों में इसका पूरा ब्यौरा है। पेट्रोल पर टैक्स, बैंक से पैसे निकालने पर टैक्स, यहां तक कि रेस्टोरेंट में खाना खाने पर भी। हाँ, हर चीज पर कई तरह के टैक्स हैं। एक स्रोत में तो एक बहुत ही चुभने वाली बात कही गई है। क्या? कि 24 करोड़ की भेड़ बकरियां पाली हुई हैं ताकि कुछ लोगों की अय्याशियां चलती रहें। ये दिखाता है कि आम आदमी कितना पिस रहा है। ये तो बहुत गंभीर स्थिति है। और एक स्रोत तो इससे भी आगे जाकर एक बहुत सख्त टिप्पणी करता है। वो कहता है कि दुनिया के लिए पाकिस्तान का योगदान लगभग 0 और विनाशकारी रहा है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं है। नहीं, ये उस पहचान के संकट का नतीजा है जिसकी बात हम शुरू में कर रहे थे। एक देश जो ये तय ही नहीं कर पा रहा कि उसे बनना क्या है, वो एक मजबूत अर्थव्यवस्था कैसे बना सकता है। बिल्कुल सही कहा। ये जो IMF से पैसे मांगने की मानसिकता है और दूसरी तरफ भारत का आत्मनिर्भर बनना, ये सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहीं ना कहीं देश की अपनी पहचान से भी जुड़ा है। और यही हमें हमारे अगले और शायद सबसे जरूरी बिंदु पर लाता है, पाकिस्तान के भीतर पहचान का संकट, कट्टरपंथ और सेना की भूमिका। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान में असली ताकत सरकार के पास नहीं, बल्कि सेना के पास है। ये तो सब जानते हैं। लेकिन एक स्रोत बताता है कि सेना का नियंत्रण अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। अब सेना प्रमुख सिर्फ थल सेना के प्रमुख नहीं है, बल्कि वो एक तरह से तीनों सेनाओं, थल, जल और वायु के मुखिया बन गए हैं। मतलब सारी पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में। हाँ, इसका मतलब है कि देश की हर बड़ी नीति पर सेना की मुहर लगती है। और नेता, उनका क्या रोल है? स्रोत बताते हैं कि पाकिस्तान में नेता सेना की मर्जी से आते जाते हैं। जिसे वो चाहते हैं वो सत्ता में आता है, और जब वो चाहते हैं वो चला जाता है। राजनीतिक प्रक्रिया बस एक दिखावा बनकर रह गई है। लेकिन पहचान का असली संकट इससे भी ज्यादा गहरा है, और वो देश के संविधान में ही छुपा है। एक मिनट, ये बात मुझे समझ नहीं आई। संविधान में संकट कैसे छुपा हो सकता है? एक स्रोत ने एक जबरदस्त विरोधाभास की ओर इशारा किया है। पाकिस्तान का संविधान कहता है कि देश को शरिया पर आधारित एक इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाएगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं TTP पर, यानी पाकिस्तानी तालिबान पर। उनका भी तो यही लक्ष्य है, पाकिस्तान में शरिया लागू करना। हाँ, ये भी सही है। तो अब सवाल ही उठता है कि अगर आपका संवैधानिक लक्ष्य और चरमपंथियों का लक्ष्य एक ही है, तो फिर आप उनसे लड़ क्यों रहे हैं? अरे वाह, ये तो मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। मतलब पाकिस्तानी सेना एक ऐसे समूह से लड़ रही है जो उसी काम को करना चाहता है जो उनके संविधान में लिखा है। बिल्कुल। ये तो अपने आप से लड़ने जैसा हुआ। एग्जैक्टली। ये एक ऐसा वैचारिक कंफ्यूजन है जिसका कोई जवाब नहीं है। आप अपने ही संविधान को लागू करने की कोशिश करने वालों को आतंकवादी कैसे कह सकते हैं? और इसी वजह से शायद उनकी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कभी भी निर्णायक नहीं हो पाती। बिल्कुल, क्योंकि वो अपनी बुनियाद को लेकर ही भ्रम में है, और ये भ्रम उनके समाज में हर जगह दिखता है। जैसे कि वो चुनिंदा आक्रोश वाली बात जिसका जिक्र एक स्रोत में है। हाँ, ये एक बेहतरीन उदाहरण है। एक वक्ता बताते हैं कि कैसे पाकिस्तानी फलस्तीन के लिए सड़कों पर उतर आते हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन सूडान के दारफूर में हुए नरसंहार पर वो पूरी तरह चुप रहते हैं, जहां मारे गए मुसलमानों की संख्या फलस्तीन और कश्मीर से कहीं ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका भाईचारा भी बहुत चुनिंदा है। वो अरब दुनिया से अपनी पहचान जोड़ते हैं, लेकिन अफ्रीकी मुसलमानों को अपना नहीं मानते। ये एक गहरी वैचारिक समस्या है, और ये समस्या उनकी शिक्षा व्यवस्था तक पहुंच गई है। एक स्रोत में ये बात पढ़कर मैं हैरान रह गई कि पाकिस्तान में तर्क और दर्शन शास्त्र सीखने का विरोध किया जाता है। हाँ। डर किस बात का है? डर इस बात का है कि अगर युवा पीढ़ी ने तर्क करना और सवाल पूछना सीख लिया, तो वो उन बुनियादी विचारधाराओं पर ही सवाल उठाने लगेंगे जिन पर पाकिस्तान की नींव रखी गई है। जैसे कि 2 नेशन थ्योरी? बिल्कुल। 2 नेशन थ्योरी वो विचार है जिस पर पाकिस्तान बना था, कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग राष्ट्र हैं और वे एक साथ नहीं रह सकते। ये पाकिस्तान के वजूद का आधार है। तो अगर बच्चे लॉजिक और फिलॉसफी पढ़कर ये सवाल पूछने लगें कि क्या सच में हम इतने अलग हैं, तो फिर देश की पूरी बुनियाद ही हिल जाएगी। एक वक्ता तो अपना अनुभव बताते हैं कि उन्हें कहा गया था कि लॉजिक और फिलॉसफी सीखना हराम है, क्योंकि इससे नौजवान भटक सकते हैं। सोचकर भी अजीब लगता है। आप एक पूरी पीढ़ी को सवाल पूछने की क्षमता से ही दूर रख रहे हैं। अंजाम तो कट्टरपंथी होगा। जब आप तर्क का रास्ता बंद कर देते हैं तो लोग सिर्फ भावनाओं और नारों के पीछे भागते हैं, और यही हो रहा है। एक देश जो अंदर से इतना उलझा हुआ है,
उसे बाकी दुनिया किस नज़र से देखती होगी। यहाँ प्रोपेगेंडा और वैश्विक धारणा का मुद्दा भी आता है। बीबीसी का उदाहरण बहुत दिलचस्प है। हाँ, एक स्रोत याद दिलाता है कि यही बीबीसी कुछ साल पहले तक भारत को रेप कैपिटल कहकर बदनाम करता था। मुझे याद है। और आज उसी ब्रिटेन में बीबीसी पर यह आरोप लग रहा है कि वो खुद प्रो इस्लामिक हो गया है और अपने ही देश में ग्रूमिंग गैंग जैसे गंभीर मुद्दों को नजरअंदाज कर रहा है। इससे पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का नैरेटिव कैसे बदलता है और उस पर हमेशा भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन जहां तक पाकिस्तान की वैश्विक धारणा का सवाल है, स्रोतों के मुताबिक उसकी विश्वसनीयता लगभग 0 है। एक जगह तो साफ लिखा है, योर क्रेडिबिलिटी इज 0। यहाँ तक कि अफगानिस्तान जैसा पड़ोसी भी उन पर भरोसा नहीं करता। और इसमें दोनों देशों का मीडिया भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। जी, एक स्रोत के अनुसार भारत और पाकिस्तान दोनों का मीडिया एक दूसरे के बारे में सिर्फ नकारात्मक खबरों पर ही ध्यान देता है। कहीं कोई अच्छी बात हो रही हो, कोई शांति की पहल हो, उसे नहीं दिखाया जाएगा। सिर्फ तनाव और नफरत को हवा दी जाती है। लेकिन एक मिनट, अगर पाकिस्तान की विश्वसनीयता इतनी ही कम है तो फिर सऊदी अरब जैसे बड़े देश उसके साथ रक्षा समझौते क्यों कर रहे हैं? अच्छा सवाल है। मोहम्मद बिन सलमान को तो पता होगा कि वो एक टेरर कंट्री के साथ डील कर रहे हैं, जैसा कि एक स्रोत में कहा गया है। इसका जवाब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की कड़वी सच्चाई में छुपा है। हर देश सिर्फ अपना हित देखता है। अच्छा। सऊदी अरब को अपनी सुरक्षा के लिए एक ऐसी मुस्लिम सेना चाहिए जो भरोसेमंद हो। पाकिस्तान के पास एक बड़ी और पेशेवर सेना है, तो सऊदी अरब पाकिस्तान की प्रतिष्ठा को नहीं बल्कि अपनी जरूरत को देख रहा है। मतलब ये एक लेन देन का रिश्ता है, भरोसे का नहीं। बिल्कुल। और परमाणु हथियारों का क्या दुनिया को डर नहीं लगता? डर लगता है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा हम सोचते हैं। एक स्रोत बहुत अच्छी तरह से समझाता है कि दुनिया को ये डर नहीं है कि पाकिस्तान भारत पर परमाणु बम गिरा देगा। तो फिर डर किस बात का है? डर इस बात का है कि अगर पाकिस्तान अस्थिर हो गया तो ये हथियार तालिबान या किसी और चरमपंथी समूह के हाथ लग सकते हैं। ओहो। ये डर पाकिस्तान की सरकार पर भरोसे की कमी को दिखाता है, न कि उसकी ताकत को। चीत को समेटते हैं अफगानिस्तान की सीमा से लेकर IMF के कर्ज तक और TTP से लड़ाई से लेकर दर्शन शास्त्र पर पाबंदी तक। ऐसा लगता है कि हर समस्या की जड़ घूम फिरकर उसी एक बुनियादी सवाल पर आ जाती है कि पाकिस्तान की पहचान क्या है। हाँ, कि वो अपनी पहचान को लेकर ही गहरे भ्रम में है। बिल्कुल। ये एक ऐसे राष्ट्र की तस्वीर है जो अपनी स्थापना के 75 साल बाद भी ये तय नहीं कर पाया है कि उसकी आत्मा क्या है। वो दक्षिण एशियाई है, मध्य एशियाई है या अरब दुनिया का हिस्सा है। और जब भी कोई संकट आता है तो आत्मनिरीक्षण करने के बजाय दोष किसी बाहरी ताकत पर मढ़ दिया जाता है। हमेशा, कभी अमेरिका, कभी भारत। समस्याओं की जड़ हमेशा बाहर खोजी जाती है, अंदर नहीं। तो इन सभी स्रोतों को खंगालने के बाद एक विचार जो मेरे मन में अटक गया है, वो मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहती हूँ। इन सभी चर्चाओं से एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान की ज्यादातर समस्याएं उसकी पहचान के संकट से जुड़ी हैं। उसकी अपनी दक्षिण एशियाई जड़ों और एक बाहर से थोपी गई अरबी इस्लामिक पहचान के बीच का टकराव। हाँ, एक वक्ता ने इस ओर इशारा भी किया था। सही। तो विचार करने वाला सवाल ये है, क्या हो अगर जैसा कि एक वक्ता ने सुझाव दिया, पाकिस्तानी इस बात को स्वीकार करना शुरू कर दें कि वो भी उसी महान भारतीय सभ्यता का एक हिस्सा है जिससे वो अलग हुए थे। अगर वो अपनी साझा सांस्कृतिक विरासत, अपने इतिहास, अपनी भाषा को नफरत की नज़र से देखने के बजाय अपनाना शुरू कर दें, तो इससे उनके देश के भीतर और इस पूरे क्षेत्र के माहौल में क्या बदलाव आ सकता है।